हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम अचीवर। आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम मनोविश्लेषणवादी सभी उपन्यासकार कर चुके हैं। तो उसमें थे अजनेन्द्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। आज की हम वीडियो में करेंगे जो आगे के उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं। आज की वीडियो में सभी आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यासकार और उपन्यास करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का मेरी यही कोशिश रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा दे पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, सबको कम समय में ज़्यादा हम दे पाते हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज का जो हमारा उपन्यासकार है वो है विष्णु प्रभाकर। देखो, इसके नाटक भी इम्पोर्टेंट हैं और इसकी कहानियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं। जो इसका डॉक्टर उपन्यास है वो मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका सबसे पहले तो मैं आपको इसका सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यास है वो बताऊंगी। अर्धनारीश्वर का मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अब इसको हम स्टोरी मेथड के साथ ऐसे याद करेंगे। डलती रात मतलब आधी रात का समय। तट के बंधन, किसी नदी के तट के ऊपर कोई तो थे जो डलती रात में नदी के तट के ऊपर स्वप्न में ही सपने देख रहे थे, संकल्प कर रहे थे अपने जीवन के बारे में। ये इसकी स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें क्या होता है कि याद रहता है कि डलती रात में कोई तो थे जो नदी के तट के ऊपर स्वप्न देख रहे थे और संकल्प कर रहे थे। ये विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। भगवती चरण वर्मा क्या थे? व्यक्तिवादी व नियतवादी उपन्यासकार हैं। इसकी कृतियां हैं। देखो, मैं आपको कम समय में ज़्यादा करवाने की पूरी कोशिश करूँगी और इम्पोर्टेंट राइटर ही करवाऊँगी, जिसके हमें हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो देखो, भगवती चरण वर्मा, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है, पहले तो आप वो देख लीजिए। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चित्रलेखा। इसका हमसे कई बार विषय भी पूछा जाता है, पाप पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण। ठीक है, आपको ये तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, ईयर भी याद रहना चाहिए और चित्रलेखा किसका उपन्यास है ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो भगवती चरण वर्मा है इस राइटर को ही हम इसमें मेन पात्र मान लेते हैं। तो स्टोरी हम ऐसे क्रिएट करेंगे। जैसे भगवती चरण वर्मा है ना, इसकी शादी हुई थी रेखा के साथ 3 वर्ष पहले। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है डियर कि बस ये इससे यह क्या है, हमें याद रहते हैं। बस मैं इसलिए ट्रिक बनाती हूँ, इससे हमें याद रहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गलत वगैरह भी ट्रिक्स के माध्यम से, बस मेरा आपको समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो क्या है, भगवती चरण वर्मा कोई लड़का है, उसकी शादी हुई थी रेखा के साथ। रेखा उपन्यास है इसका, 3 वर्ष पहले। तो फिर क्या हुआ, जो भगवती था वो क्या है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने लग गए। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने लग गए। तो उसकी पत्नी को उसके चित्रलेखा मतलब उसका लेखा जोखा का पता चल गया। जब उसकी वाइफ को, रेखा को पता चल गया उसके चित्रलेखा का, तो वो फिर उससे क्या होगा, उसका जो शादी थी वो पत्नी की ओर चल पड़ी। ठीक है, तो ये देखो, इससे हमें क्या हुआ, ये तीनों सारे याद हो गए। तो फिर उससे क्या होता है, उसके बाद उस जो भगवती है उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो अपना आखिरी दाम लगाता है। फिर वो रेखा को मनाने के लिए सामर्थ्य और सीमा लगाता है, पर वह नहीं, आखिरी दाम और सीमा लगाता है, थक जाता है, तो उसके पांव थक जाते हैं। फिर वो क्या करता है, आखिरी दाम लगाता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि तू अपने खिलौने ले जा, अपने भूले बिसरे चित्र ले जा। फिर जो रेखा थी क्या, वह नहीं, फिर क्या है, रेखा थी जो वह नहीं आई। ठीक है, तो वो नहीं आई, तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो अपने माइंड में अपने दिमाग में प्रश्न करता है, प्रश्न और मरीचिका। देखो, ये जो प्रश्न है, देखो, व्यक्ति के मन के विघटित मानव मूल्य का प्रश्न है। तो अपने माइंड में क्या करता है, वो प्रश्न करता है और वो अपने माइंड में सोचता है सीधी सच्ची सीधी बात। वो कहता है कि भी हाँ, बात तो सच्ची और सीधी है, भी जो मेरे साथ हो रहा है सभी नचावत राम गोसाई। भी जो मेरे साथ हो रहा है, कहते हैं ना सभी भगवान करता है, तो सभी नचावत राम गोसाई। तो ऐसे मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। इससे क्या होगा, आप ना रिकॉल बैक करके सुन लेना, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो देखो ऐसे करने से अच्छी तरह याद रहते हैं। और देखो, मेरे 5-6 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, इतनी अच्छी ट्रिक्स, क्योंकि बिना ट्रिक्स के देखो याद करना मुश्किल है थोड़ा। जो भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यास अनातोले के उपन्यास का थाया का प्रभाव है। देखो, जो ये लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं किसका प्रभाव है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। थाया का प्रभाव है, अनातोले के उपन्यास के थाया का इसके ऊपर क्या है, प्रभाव है। तो उपेंद्र नाथ अशोक को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इसके वैसे मैंने तो कर लिए थे, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले एक बार मतलब उपन्यास में जैसे 20 राइटर हैं तो मैं 15 कर लेती हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो 2-3 और को ऐड कर लेती हूँ। ऐसे ऐड करते करते हमें सभी हो जाते हैं। इसका जैसे सबसे ज़्यादा
एक इसका हम ये कर लेंगे, गिरती दीवारें इंपॉर्टेंट है। एक है इसका शहर में घूमता आईना, ये मैंने कर रखा है और आया भी एग्जाम में। और एक नन्ही कंदील ये कर रखा है, बांधो न नाव इष्ठाव। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट आपके पास बुक हो तो निशान लगा लेना, ये मैंने कर रखे हैं। एक बड़ी बड़ी आंखें, इसको कर लेना। ये 4-5 हैं इसके, उपेंद्र नाथ अश्क के काफ़ी हैं। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमाला फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में लिखा। ठीक है, जैसे ये वाली लाइनें होती है ना जो हमारी सरस्वती पांडे में, इनको आप जरूर किया करो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, जैसे ये रहा, सुमित्रानंद पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को गीति उपन्यास की संज्ञा दी, ये वाला पॉइंट है, जैसे इसको आप अच्छे से करोगे। ये लक्ष्मी नारायण के उपन्यास हैं, इसके उपन्यास से ज़्यादा इसके नाटक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसको नाटक करवाऊंगी। ठीक है, तो वृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्काल्ट की उपाधि दी गई। वृंदालाल वर्मा के जो उपन्यास है ना, आप ना इनमें से ना जो इम्पोर्टेंट है आप वही कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने इनमें से इम्पोर्टेंट ये जो रिपीटेड मोस्टली एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, एक तो गढ़ कुमार, एक विराट की पद्मिनी और एक मृगनयनी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम इनको याद करोगे तो एक दो अपने आप ऐड कर लेना, उससे क्या होता है हम ऐड करते जाएंगे तो हमें ज़्यादा याद होते जाएंगे। उसके बाद है हमारा राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख कृतियाँ। जो राहुल सांकृत्यायन है हमारे हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है, तो इसके उपन्यास भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सिंह सेनापति, जो हमें वो है सिंह सेनापति और जय अयोध्या, ये आपको जरूर करने हैं, 2 उपन्यास इसके इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम वैशाली की नगरवधु, इसको भी मोस्टली कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो ये 2 कर लेना इसमें से। और राघेय राघव के मैंने 3 उपन्यास किए थे और यही मतलब रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे हैं बट आप इनमें से एक तो कब तक पुकारूं, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक मुर्दों का टीला, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब मैंने इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताई हैं जो मैंने खुद की हैं। और एक उसके बाद देखो, राघेय राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जयराम पेशा कन्नड़ जाति के जीवन का यथार्थ संबंधित है। देखो ये वाले पॉइंट आपको जैसे मैंने बता ही चुकी हूँ, आपको ये जरूरी है करने, ये जरूरी है करने। अमृतलाल नागर में आपको अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास अमृतलाल नागर को आपका करना बहुत जरूरी है, जितने स्टार लगा लो उतने कम है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसके ये 3 है जो मतलब मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। शतरंज के मोहरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पीटेड है, वो है शतरंज के मोहरे और सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, ये तीनों तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको तो ज़रूर करना। उसके बाद एक इनका बहुत एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानस का हंस, इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खंजन नयन, इसका बहुत बार पूछा जाता है। नाचो बहुत गोपाला, ये भी पूछा जाता है। वैसे मैंने तो इसके सारे कर रखे हैं बट आप ये 5-6 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से आप कर ही लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद तो हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यासकार हैं, तो इनको तो देखो, इनके तो हमें तीनों उपन्यास वैसे टिप्स के ऊपर याद, इसके तो देखो हमें तीनों के तीनों याद रखने हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा विद ईयर रखने हैं आपको, किस वर्ष ये मतलब इनका वर्ष कौन सा है। चारू चंद्रलेखा, इसका वर्ष भी हमें याद रहना चाहिए। अनाम दास का पोथा, इसका बहुत बार पूछा जाता है, इसका भी आपको वर्ष याद रखना है। उसके बाद देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं ऐसे कर लेती हूँ। कृष्ण चंद्र शर्मा के में से जैसे आदमी का बच्चा कर लिया, एक और ये याति कर लिया, रक्त यात्रा कर लिया, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय के बहती गंगा, ठीक है। और सची तात, ये भी आप दोनों आप कर लेना क्योंकि ये मतलब हिंदी की हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें भी इसके बारे में ये है, इसके मतलब 2-3 टॉपिक हैं हमारी इन एनसीईआरटी में। और जो इसके शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं, इसके अलग अलग वैतरणी, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद करना। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि आप देखो, ये जरूर आपको डिफरेंस देखना है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और शिव प्रसाद सिंह, मेरी एक फ्रेंड थी, वो दोनों के नाम में डिफरेंस नहीं कर पाई और ऑप्शन में दे दिया, तो उससे क्या हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया। नीला चांद पूछा था उनसे,
तो वो शिव प्रसाद रुद्र कर दिया। तो आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना। तो उसके बाद फणीश्वर रेणु हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है हिंदी हमारे हिंदी साहित्य का फणीश्वर नाथ रेणु। तो हमें करना जरूरी, क्योंकि इन्होंने जो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंचलिक उपन्यास क्या होते हैं? जो किसी विशेष क्षेत्र के जीवन के बारे में होते हैं, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, कल्चर, जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में उपन्यास लिखा जाता है। ठीक है, तो आंचलिक उपन्यासों में हमें फणीश्वर नाथ रेणु को याद करना है, और वेदनाथ मिश्र नागार्जुन को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आंचलिक उपन्यासकार में। और इसकी हर एक रचना आपको करनी है। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, क्योंकि किसी इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ये ऐसे उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं जिनको हमें याद करना ही है, जिनको हमें याद करना ही है। जैसे बाबा बटेर नाथ हो गया, ठीक है, इनको हमें करना ही है। वरुणा के बेटे, दुख मोचन, उग्रतारा, हरियक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीबदास, तो इनको हमें देखो याद करना ही करना है। नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः सन 1946 में मैथिली भाषा में किया था। देखो आपको ये पूछ सकते हैं पारो की रचना कब हुई थी और कौन सी भाषा में हुई थी। आपको याद रखना है 1946 में मैथिली भाषा में किया था, जिसका हिंदी रूपांतरण वे सन 1975 में करते हैं। ये जो लाइनें होती हैं आपको मैं पहले भी बता चुकी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में भी कई बार इनसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को तो आपको बिल्कुल गोट के पी जाना है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। इसलिए मैं आपको वही करवा रही हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैला आंचल इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे मैला आंचल इम्पोर्टेंट है इसका। मैला आंचल इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रति परिकथा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दृगतपा इसका आपको देखो इसके विषय भी याद करने हैं। जैसे मैला आंचल है, पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। आपसे ये पूछ सकते हैं कौन से जिले की कथा है? पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। ठीक है, जुलूस, कितने चौराहे, ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कितने चौराहे, ये इतने नहीं है बट आप यहाँ तक कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आपको करना ही है। हाँ, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग व आंचलिकता का मिश्रण है। आपको ये भी याद करने, इसका राग दरबारी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी बार पूछा जाता है राग दरबारी। इसका सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, मैंने इसके ना सभी कर रखे हैं, क्योंकि मोस्ट तो इसका राग दरबारी है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बट मैंने इसके सारे करके हैं। राग दरबारी तो आपको थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको यशपाल के उपन्यास करवाऊंगी। जो आप आज की वीडियो में मैंने आपको वही उपन्यास करवाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जिनमें मैंने अपने स्टोरी मेथड यूज किया, और जिसको देखो नहीं कर सकते, जो हमारे हिंदी साहित्य के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।